अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं अगर यहाँ छोटा सा लिखूं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है या इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम बड़ा बेसिक्स मतलब बहुत ही बेसिक से कंसीडर करते हैं जहां से हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जहां से क्या किया हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है जिसमें खून दौड़ रहा है हमारा, ठीक है। और यहां पे कुछ बॉडी टिश्यूज है, बॉडी सेल्स हैं, और इन बॉडी सेल्स में आ गया है हमारे पास एक बैक्टीरिया। कुछ डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, बैक्टीरिया आ गया डैमेज की वजह से या टिश्यू रप्चर हो गए, कुछ भी हो गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो इस टिश्यूज के अंदर आ गए हैं और टिश्यूज के अंदर आने के बाद उन्होंने खुद को डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये बिलफर्ज बैक्टीरिया आए हुए हैं इन टिश्यूज के अंदर और वो खुद को डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन हो रही है उनकी। अब जब ये काम होता है, कोई टिश्यू रप्चर होता है या कोई इंफेक्शन होता है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स शो होता है वो क्या शो होता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या शो होता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो यहां पर भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्लड के एंडोथेलियल सेल्स हैं, क्या है हमारे पास, ये जो ब्लड का जो हमारे पास रगे हैं जिसके अंदर खून दौड़ रहा है, उनके जो वॉल्स हैं, उनके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो वैसोडाइलेशन हो जाती है, वहां पे डायलेट कर जाते हैं। तो डायलेट, एक तो डायलेशन हो जाती है, दूसरा क्या है, थोड़ी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या कि ये जो हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल्स हैं इस ब्लड वॉल के, ये क्या हो जाते हैं, ये थोड़े स्टिकी से हो जाते हैं। किसके लिए स्टिकी हो जाते हैं भाई? किस चीज के लिए स्टिकी हो जाते हैं? ये स्टिकी हो जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए। इसके लिए कि यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स इसके साथ स्टिक कर जाएं, जहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये वैसोडाइलेशन भी होगी, तो वैसोडाइलेशन की वजह से यहां पे जो स्पेसेस हैं इन एपिथेलियल सेल्स की वो ज्यादा हो जाएंगी और इसके ज्यादा होने की वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं अब वो टिश्यू में आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होंगे? अब वो टिश्यूज में आ रहे हैं, यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन से वाले ल्यूकोसाइट्स अंदर आएंगे? न्यूट्रोफिल्स। कौन से वाले आएंगे? न्यूट्रोफिल्स। और उसके एक रीजन है, सबसे पहले हमारे पास कौन से वाले आएंगे? न्यूट्रोफिल्स आएंगे। न्यूट्रोफिल्स क्यों सबसे पहले आते हैं साइट ऑफ इंफेक्शन पे? क्योंकि ये लिम्फ जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंट है। किसकी प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंट है। दूसरी बात कि ये न्यूट्रोफिल्स मोटाइल ज्यादा है, ये आसानी से यहाँ ये जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं इनमें से गुजर जाते हैं अमीबाइड फॉर्म में, मतलब छोटे से सुराख में खुद को लंबा करके गुजर जाएंगे। तीसरी ये है कि जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे सबसे पहला केमिकल जो रिलीज होगा कीमोटैक्टिक के तौर पर, मतलब किसी व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करने के लिए, वो न्यूट्रोफिल के लिए होगा। किसके लिए होगा? न्यूट्रोफिल के लिए। तो इस ब्लड में सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे। क्या आएंगे? न्यूट्रोफिल्स। जब वो न्यूट्रोफिल्स आते हैं तो ये हमारे पास जो डिफरेंट बैक्टीरिया है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है? एंटीजन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्या है? एंटीजन। एक ही बैक्टीरिया के ऊपर कई किस्म के एंटीजन्स हो सकते हैं। तो अब आगे जो है मैं कोई एक ही बैक्टीरिया कंसीडर कर रहा हूं ये सिर्फ समझाने के लिए कि यहां से न्यूट्रोफिल्स आते हैं। क्या आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। तो यहां से अब मैं बिलफर्ज ये एक ही बैक्टीरिया कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला एक बैसिलस है कोई, उसको कंसीडर कर रहा हूं जिसके ऊपर कई किस्म के एंटीजन्स हैं, ऐसे 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 कई किस्म के एंटीजन्स हैं। तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स उनमें से क्या करते हैं? ये न्यूट्रोफिल आएगा, ये बिलफर्ज हमारे पास है न्यूट्रोफिल लाइक, क्या है हमारे पास? न्यूट्रोफिल है।
तो वो न्यूट्रोफिल इस पूरे बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस कर देगा, मतलब निगल लेगा, उसको खा लेगा। जब इसको ये खाएगा तो ये बैक्टीरिया इस न्यूट्रोफिल के अंदर आ गया बिलफर्स इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम, इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम। तो यहां पे इसके कुछ एंटीजेंस थे और इसने इस बैक्टीरिया को निगल लिया। निगलने के बाद क्या है कि अब ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको क्या बोलते हैं, फैगोसोम। इस फैगोसोम के ऊपर ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो अपने एंजाइम छोड़ेगा। क्या करेगा, एंजाइम्स छोड़ेगा। एंजाइम छोड़ने के बाद क्या होगा कि वो हमारे पास ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो बैक्टीरिया को काट देंगे। वो बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, क्योंकि इस पे मुख्तलिफ एंटीजेंस है। वो बैक्टीरिया को तो मार देते हैं, लेकिन उसके बाद इन एंटीजेंस का क्या होता है, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं इनका क्या होगा, उनको ये न्यूट्रोफिल बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज कर देगा। रिलीज्ड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया, मतलब न्यूट्रोफिल आए, उसने बैक्टीरिया इनगल्फ किए, इनगल्फ करने के बाद उस पे अपने जो एंजाइम्स है, जो ग्रेन्यूल्स है, वो छोड़ दिए। उन एंजाइम्स ने इस बैक्टीरिया को मार दिया और इस बैक्टीरिया के मुख्तलिफ टुकड़े किए। वो जो छोटे छोटे से पीसेस है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्रीली रिलीज कर दी। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद जब ये न्यूट्रोफिल आता है, जब इसको बैक्टीरियाज मिलते हैं तो ये अपने बाकी दोस्त हैं, बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के दोस्त हैं, उनको ये बुलाता है कि इधर आ जाओ, इधर हमारे पास बैक्टीरिया आया हुआ है। क्या हुआ है, बैक्टीरिया आया हुआ है। तो वो हमारे पास जो उसके बॉडी बिल्डर दोस्त हैं, वो जो जिम वाले दोस्त हैं जिनकी बड़ी बड़ी बॉडियां और बदमाश टाइप के हैं, वो भी आएंगे। और उनका नाम क्या है, उनका नाम ये है कि जब वो ब्लड में होते हैं तो छोटे छोटे से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स। जिसको क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स। और जब वो ब्लड से बाहर आते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, मतलब जब ये बाहर यहां पे आ जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो ये साइज में भी बड़े हो जाएंगे और मैच्योर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैच्योर भी हो जाएंगे। तब इनको क्या बोलते हैं, तब इनको बोलेंगे मैक्रोफेजेस। तब इनको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। ठीक हो गया। मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर थे, न्यूट्रोफिल्स ने उनको बुलाया, वो यहां पे आ गए साइट ऑफ इंफेक्शन पे, वहां पे मैक्रोफेजेस उनको कहने लगे। अब इन मैक्रोफेजेस का भी काम क्या होता है, इन मैक्रोफेजेस का काम भी होता है बैक्टीरिया को इनगल्फ करना। क्या करना, इनगल्फ करना। क्यों, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, बिग। ठीक है, फेज का मतलब क्या होता है, ईटर, खाने वाला। बिग ईटर मतलब बड़ा खाने वाला, ज्यादा चीजें खाने वाला। तो अगर ये मैक्रोफेज है, ये बिग ईटर है, तो मैक्रो फिर माइक्रोफेज क्या है, मतलब कोई कंपैरिजन तो है ना, किसी चीज के साथ कंपेयर करके हम एक को मैक्रो बोल रहे हैं, दूसरे को माइक्रो बोल रहे हैं। मैक्रोफेजेस तो हमने पढ़ा है। माइक्रोफेजेस कौन से हैं, माइक्रोफेजेस हमारे पास यही न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे खाने वाले हैं, वो बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप है, वो ज्यादा बंदों को मारने वाला है, तो वो मैक्रोफेज है। वो क्या है हमारे पास, मैक्रोफेज है। तो अब चलते हैं, जो हमारी असल कहानी शुरू होगी वो होगी मैक्रोफेज से। किससे शुरू होगी, मैक्रोफेज से। इस चीजों को अब मैं मिटा रहा हूं, यहां पे हम असल कहानी शुरू करेंगे मैक्रोफेज की। और मैक्रोफेज को अब मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। ये हमारे पास एक मैक्रोफेज है जिसका ये एक न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो वो मैक्रोफेज उसने क्या किया, यहां पे उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये ब्लड के अंदर नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो हमारे टिश्यू रप्चर हुए थे, जहां पे बैक्टीरिया घुस गए थे, उधर की बात कर रहा हूं। ये बैक्टीरिया को कर लेगा इनगल्फ। क्या कर लेगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी यहां पे। फैगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस। और उसके बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया एक फैगोसोम की फॉर्म में अंदर आ जाएगा। एक फैगोसोम की फॉर्म में क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब जब फैगोसोम के फॉर्म में ये अंदर आएगा, तो ये मैक्रोफेज वही न्यूट्रोफिल की तरह इस पे अपने एंजाइम छोड़ेगा। और ये एक बैक्टीरिया के अंदर कई किस्म के हमारे पास एंटीजन जो है वो हो सकते हैं, कई किस्म के एंटीजन
एक बैक्टीरिया के अंदर हो सकते हैं। तो उस फेगोसोम के ऊपर ये मैक्रोफेजेस अपने एंजाइम छोड़ेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। बुक से थोड़ा सा हम हट रहे हैं। होता क्या है कि जब यहां पे कटाई हो रही होती है, क्या हो रही होती है, कटाई हो रही होती है, तो इस मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में एक काम शुरू हो जाता है। इस मैक्रोफेज के न्यूक्लियस को सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो भी कौन से के ऊपर, हमारे जो मैक्रोफेज का क्रोमोसोम नंबर 6 है। कौन से वाला है, क्रोमोसोम नंबर 6। ये क्रोमोसोम्स का जोड़ा है, उसमें एक सेट ऑफ जीन्स है, ये क्रोमोसोम 6 है। क्या हमारे पास, क्रोमोसोम 6। इसके ऊपर एक सेट ऑफ जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जब यहां पे फेगोसोम को मारा जा रहा होता है, उस बैक्टीरिया को मारा जा रहा होता है, तो यहां से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, और वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 6 के जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्टिवेट। और ये जो क्रोमोसोम नंबर 6 के जीन्स हैं, जो सेट ऑफ जीन्स, मतलब कोई एक जीन नहीं, काफी सेट ऑफ जीन्स है, काफी सारे ग्रुप की शक्ल में एक जीन्स प्रेजेंट है। उन जीन्स में खास बात यह है कि अब ये जीन्स हैं, इसकी क्या होगी, आगे हमारे पास पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहां पे इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहां पे एक मैसेंजर आरएनए ऐसे आ जाएगा, मैसेंजर आरएनए यहां पे आ जाएगा ऐसे। तो ये मैसेंजर आरएनए या ये जो सेट ऑफ जीन्स है, इसकी खास बात ये है कि इनका जो एक पोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, जबकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारे पास चेंज हो रहा होता है, वो वेरिएट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे बिल फर्ज हमारे पास एक सीक्वेंस है, मैं कह देता हूं 1 2 3 4, ये सीक्वेंस है। उसके बाद लिख देता हूं 5 6 7 8, एक सीक्वेंस ये है। इसमें मैं कहता हूं कि ये वाला कांस्टेंट है। किसके लिए ऐसे कंपेयर करूंगा, अगला ऐसे कि 1 2 3 4, उसके बाद 6 7 5 8। अब देखो 1 2 3 4 कांस्टेंट है, यहां पे ये वेरिएट कर गए, और यहां पे ये वाली चीज वेरिएट करिए इसी तरह को, और हमारे पास कर देता हूं 1 2 3 4, और यहां पे 8 7 5 6। तो अब ये क्या हो गया, वेरिएट कर गया। तो मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑफ जीन्स हैं, इस सेट ऑफ जीन्स का जो निचला पोर्शन होता है, जो एक पोर्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, और दूसरा जो पोर्शन है वो हमारे पास वेरिएट करता है। क्या करता है, वेरिएट करता है। तो इस वेरिएशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट क्या बनेंगे, अब हमारे पास जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं या जो मैसेंजर आरएनए है वो भी डिफरेंट बनेंगे। वो कैसे, कि जैसे ये एक मैसेंजर आरएनए ऐसे बन गया, दूसरा मैसेंजर आरएनए ऐसे बन गया, तीसरा मैसेंजर आरएनए ऐसे बन गया, चौथा मैसेंजर आरएनए ऐसे बन गया, पांचवा मैसेंजर आरएनए ऐसे बन गया। क्योंकि यहां पे इसके वेरिएशन की वजह से ऊपर वाला पोर्शन वेरिएट करता है और नीचे वाला पोर्शन कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो जब ये मैसेंजर आरएनएस प्रोटीन बनाएंगे, इसकी ट्रांसलेशन होगी, तो उस ट्रांसलेशन से हमारे पास यहां पे डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी। क्या बनेंगी, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स बनेंगी। बिलफर्ज हमारे पास एक जो ये वाला है, इससे हमारे पास इस तरह की प्रोटीन बनी। ठीक है, ये वाला है, इससे हमारे पास इस तरह की प्रोटीन बनी। ये है, ये हमारे पास इससे इस तरह की प्रोटीन बनी। ये वाला है, इससे हमारे पास इस तरह की प्रोटीन बनी, और ये वाला है, इसके साथ हमारी ऐसी प्रोटीन बनी। अब ये डिफरेंट प्रोटीन्स बन गई। अब ये इनका काम क्या है, ये हमारे बॉडी इस तरह करती क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, यहां से जो ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन्स आई है, ये वाली, ये जाके इनको देखना शुरू कर देगी। बाय चांस हम देखेंगे कि इनमें से कौन से वाला प्रोटीन जो है वो इस किसी एंटीजन पे जाके फिट हो जाए, किसी एंटीजन पे जाके क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो बिल फर्ज मैं कहता हूं कि कौन से वाला प्रोटीन हम जाके फिट कर देते हैं, हम जाके फिट कर देते हैं ये वाला प्रोटीन। ठीक है, बिल फर्ज ये वाला प्रोटीन आके इसके ऊपर ना फिट करें, इसके ऊपर आके ऐसे फिट हो जाता है। क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो फिट होने के बाद क्या है कि अब क्योंकि बाकी बैक्टीरिया जो है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद ये जो टुकड़ा जिसके ऊपर ये रिसेप्टर, ये जो प्रोटीन है, ये आके फिट हो गई, ये उसको उठा के ये वाला पोर्शन यहां पे ले आएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा, और उसके अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट होगा ऐसे। उस एंटीजन के पार्ट को यहां पे आके प्रेजेंट करना शुरू कर देगा, अपने सरफेस पे उसको ले आएगा। कौन, मैक्रोफेज। किसको, एंटीजन को, वो जो बैक्टीरियल पार्ट है उसको लेकर वो हमारे पास उसके अपने सरफेस पे शो करना शुरू कर देगा। तो यहां से ये जो सारी बहस हुई
यहां से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास जीन्स थे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एमएचसी जीन्स। क्या बोलेंगे, एमएचसी जीन्स। और ये जो हमारे पास बने थे डिफरेंट, उनमें से ये हमारे पास एमएचसी होगा, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी। और उसके बाद उसमें से कोई एक जो है वो किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिकॉग्नाइज के बाद इसको, ये क्लास 2 है याद रखना, इम्यून सिस्टम में खासतौर पर मैक्रोफेजेस, उसमें एमएचसी क्लास 2 जो है वो किसी एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका फायदा क्या होगा उस पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आया और उसने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्निशन के बाद उस पूरे सिस्टम को उठा के उसने अपने सरफेस के ऊपर शो करना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर ये वाला बैक्टीरिया घुसा था, मेरे अंदर ये वाला बैक्टीरिया घुस गया था। यहां तक समझ आ गई होप सो कि यहां पे असल में हुआ क्या। मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो हमारे पास प्रोटीन है, उसने एक एपिटोप को, ये एंटीजन के जो ये बैक्टीरियल पार्ट है इसको एपिटोप भी बोलते हैं, उस एपिटोप को उठाकर अपने सरफेस पे शो करना शुरू कर दिया, प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो अब यहां पे ये क्या है, ये एंटीजन को उठा के शो कर रहा है। तो यहां पे इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे सेल को हम बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। समझ आ गई, क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या फिर इन शॉर्ट एपीसी। क्या बोलेंगे, एपीसी। तो मैक्रोफेज इज वन ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेज एपीसी के तौर पर काम कर सकता है। एक तो वो फैगोसाइटोसिस कर रहा है, बैक्टीरिया को तो मार रहा है, लेकिन इसके अलावा ये एंटीजन को प्रेजेंट भी कर सकता है। इसी तरह डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, वो भी एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं। लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, वो भी एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं, और मैक्रोफेज भी एंटीजन को प्रेजेंट कर सकता है। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला कॉन्सेप्ट है वो होप्सो के समझ आ गया होगा। यहां पे ये जो एमएचसी है वो कौन सा है, क्लास 2। ये भी या बात जो है वो याद रखना, एमएचसी वाली कौन सी है, क्लास 2, एमएचसी क्लास 2। आ गई समझ। अब हम इसको कह रहे हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये अपना एंटीजन जो है वो प्रेजेंट किसको कर रहा है, क्या है, ये अपना एंटीजन प्रेजेंट किसको कर रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात जानने वाली है। हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में नहीं घुसने वाले कि ये मैक्रोफेजेस जो है वो फीवर काज करेगा, इसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगी, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। हम वो जो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला कॉन्सेप्ट था उसको सिर्फ आगे लेकर चला रहे हैं। तो बिलफर्ज ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स ने तो एंटीजन ऐसे ही बस फेंक दिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। मैक्रोफेज एंटीजन्स को ऐसे ही नहीं फेंकता, ठीक है। मैक्रोफेज एंटीजन्स को ऐसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं फेंकता। तो फिर ये क्या करता है, ये बजाते खुद इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जा रहा होता है, खुद मतलब एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे जैसे ये हमारे पास, ये मेरा एंटीजन था, इसको मैंने एमएचसी क्लास 2 की मदद से अपने सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं खुद जा रहा हूं, ठीक है। मतलब मैक्रोफेज खुद जा रहा होता है। भाई कहां जा रहा होता है, ये खुद जा रहा होता है किसी लिम्फेटिक सिस्टम में, किसी लिम्फ नोड के पास या किसी लिम्फेटिक ऑर्गन के पास। लिम्फ नोड हो गया, लिम्फेटिक ऑर्गन, या इस तरह के जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हमारे पास बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, या इन शॉर्ट उसको कहूं तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं कि लिम्फ नोड के अंदर। तो जहां पर इंजरी हुई है, जहां पे मैक्रोफेज को वो एंटीजन मिला है, वो अपने करीबी लिम्फ नोड या लिम्फेटिक ऑर्गन के पास जाएगा, खुद एंटीजन को लेकर जाएगा, एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए खुद जाएगा, खुद मूव करेगा। न्यूट्रोफिल्स ने तो एंटीजन फेंक दिए थे, ये एंटीजन को पकड़ कर लेकर जाएगा। बात समझ आ रही है, ये एंटीजन को क्या करेगा, पकड़कर एंटीजन को प्रेजेंट करके खुद मूव करेगा और लिम्फ नोड के पास जाएगा। बिलफर्ज ये लिम्फ नोड के पास आ गया। यहां पे एक लिम्फ नोड है, उसमें कई किस्म के हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स में मेन लिम्फोसाइट्स कौन कौन से हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। कौन कौन से हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। तो सबसे पहले हम टी सेल्स वाला जो काम है वो समझेंगे कि टी सेल्स के साथ क्या होता है। बिलफर्ज ये एक लिम्फ नोड था, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास टी सेल्स थे, बहुत सारे टी सेल्स के क्लोन्स थे।
लेकिन इन क्लोन्स में ये बात देखो, कुदरत यहां पे आके आश्कार होती है कि कितने मिलियंस ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट हैं माहौल में या इन्वायरमेंट में, और कुदरत ने हर एंटीजन के खिलाफ हमारे अंदर कोई ना कोई टी सेल रखा हुआ है या कोई ना कोई बी सेल रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये एक एंटीजन था, किसी बैक्टीरिया का एंटीजन था जिसको ये प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास टी सेल्स हैं, कोई टी सेल ए है, कोई टी सेल बी है, कोई टी सेल सी है, कोई डी है, कोई ई है, डिफरेंट मिलियंस ऑफ एंटी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं। क्या हमारे पास टी सेल्स हैं, उनमें से हर एक जो टी सेल है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सरफेस प्रोटीन्स होती हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं। बिलफर्ज ये ए है, इसके ऊपर ऐसा एक रिसेप्टर बना हुआ है, ठीक है। एक बी है, इसके ऊपर ऐसा एक रिसेप्टर बना हुआ है। एक सी है, उसके पर ऐसा एक रिसेप्टर बना हुआ है। एक डी है, उसके ऊपर ऐसा एक रिसेप्टर बना हुआ है। ई है, उसके ऊपर ऐसा एक रिसेप्टर बना हुआ है। तो मुख्तलिफ टी सेल्स हैं उस लिम्फ नोड के अंदर, जिसमें हर क्लोन के मतलब हर टी सेल के ऊपर डिफरेंट हमारे पास रिसेप्टर लगे हुए हैं, जिसको सरफेस प्रोटीन या फिर टी सेल रिसेप्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी सेल रिसेप्टर्स। तो ये मैक्रोफेज आएगा लिम्फ नोड में, ये पहले आके ए को दिखाएगा कि यार ये मैं कोई चीज लाया हूं, देखो ये तुम्हारे साथ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसने यहाँ पे ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है ना, वो पहले इसके साथ उसको मैच करेगा। तो ये कहेगा नहीं भाई मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना, तो ये इसको छोड़ देगा। इसके पास आएगा, ये भी छोड़ देगा। इसके पास आएगा, ये भी छोड़ देगा। मैच नहीं हो रहा ना, इस रिसेप्टर के पास आएगा, उसके साथ भी मैच नहीं हुआ, छोड़ देगा। फिर जब इस बी रिसेप्टर के पास आता है, ये बी जो टी सेल है इसके पास जब आता है, इसके रिसेप्टर पे ये वाला आके मुकम्मल फिट हो जाता है। इसको मैं इसके करीब ऐसे बना लेता हूं कि हमारे पास वो बी वाला टी सेल था और उसके ऊपर इस तरीके का रिसेप्टर था। इस तरीका क्या था हमारे पास, रिसेप्टर। तो वो जब इस एंटीजन जो है, ये वाला एंटीजन क्या हुआ, ये वाला एंटीजन हमारे पास इसके ऊपर आके फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये जो टी सेल है इसके ऊपर जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, टी सेल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, टी सेल रिसेप्टर, या फिर इन शॉर्ट टीसीआर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टीसीआर। और टी सेल रिसेप्टर का काम क्या है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, एंटीजन को, उस स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। यहां पे बहुत सारे टी सेल्स थे, यहां पे क्या थे, बहुत सारे टी सेल्स थे, लेकिन उन टी सेल्स में से कोई एक टी सेल जो है उसने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। इस एंटीजन को क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इसके रिकॉग्निशन की वजह से अब देखो बहुत सारे क्लोन्स थे, उन क्लोन में से कोई एक हमारे पास टी सेल सेलेक्ट हुआ, कोई एक हमारे पास कंपैटिबल टी सेल सेलेक्ट हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मैक्रोफेज जो एक एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए जो एप्रोप्रिएट टी सेल मिलता है जिसकी वजह से वो बाइंड कर जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टी सेल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, टी सेल सिलेक्शन। अब ठीक है, टीसीआर जो टी सेल रिसेप्टर है उसका काम था एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इसके बाद भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, इसके बाद भी टी सेल की मॉडिफिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। इसको मॉडिफाई करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, जब तब जाके अच्छे वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वो क्या है कि हमारे पास ये एंटीजन मैक्रोफेज था, इसके ऊपर जो क्लास थी प्रोटीन्स की, वो कौन थी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, क्लास 2। तो वो क्लास 2 यहां पे देखेगा एक और किस्म का रिसेप्टर, बिलफर्ज ये वाला एक रिसेप्टर है, इसको देखेगा और उसके साथ खुद बाइंड होगा। उसके साथ क्या होगा, खुद बाइंड होगा। ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो इसके साथ बाइंड होगा। एंटीजन बाइंड हुआ टी सेल रिसेप्टर के साथ, और जो MHC2 है वो बाइंड हुआ एक और रिसेप्टर को, जिसको हम बोलेंगे CD4 रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, CD4 रिसेप्टर। समझ आ गई,
टी सेल एंटीजन के साथ बाइंड कर गया, टी सेल क्या हुआ, एंटीजन के साथ बाइंड कर गया, जबकि जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी क्लास 2 है, MHC2 है, वो एक और रिसेप्टर जो कि टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं CD4 रिसेप्टर, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड हो गया है, अब कॉम्प्लेक्स हमारे पास जुड़ गया है। और ये जो CD4 है, CD4 हमारे पास ये क्लस्टर डेजिग्नेशन, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, क्लस्टर डेजिग्नेशन टाइप 4। मतलब ये मुख्तलिफ टी सेल्स को जब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हम साइंटिस्ट देख रहे थे तो उनको कहा कि ये जो क्लस्टर है वो इस किस्म का काम करता है, वो 1 हो गया, कोई 2 हो गया, कोई 3 हो गया, कोई 4 हो गया, 79 70 तक इस तरह जाते हैं हमारे पास। तो वो मुख्तलिफ CD है, क्लस्टर डेजिग्नेशन क्लास 4। तो ये उसके साथ जो MHC2 है वो CD4 के साथ बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है, CD4 के साथ बाइंड करता है। तो CD4 के साथ जब बाइंडिंग होगी, क्या होगी, बाइंडिंग होगी, तो उसके बाद क्या होगा, ये बाइंडिंग की वजह से एक सिग्नल जो है वो हमारे पास इस टी सेल के न्यूक्लियस को मिलेगा। किसको मिलेगा, टी सेल के न्यूक्लियस को मिलेगा। लेकिन इसके टी सेल के न्यूक्लियस के साथ मिलने के बाद भी हमारे पास टी सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगा, टी सेल खुद को डिवाइड नहीं करेगा, इसको मजीद कंफर्मेशन चाहिए। तो मजीद कंफर्मेशन के लिए क्या है कि ये मैक्रोफेज एक किस्म का हमारे पास साइटोकाइन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एक साइटोकाइन रिलीज करेगा, और वो साइटोकाइन यहां पे उसके लिए एक रिसेप्टर होता है, उसके साथ बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो अब ये जो साइटोकाइन जिसको मैक्रोफेज ने रिलीज किया और किसने, टी सेल ने उसको रिसीव किया, क्या किया, रिसीव किया। तो यहां पे अगर हम गौर से देखें तो टी सेल क्या है, वो भी एक ल्यूकोसाइट है, वो भी क्या है, एक ल्यूकोसाइट है। मैक्रोफेज क्या है, वो भी एक ल्यूकोसाइट है, वो भी क्या है, एक ल्यूकोसाइट है। और मैक्रोफेज और टी सेल के दरमियान जो है वो सिग्नल जो है वो तबादला हो रहा है, उनका एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पे ये जो सिग्नल है इसका नाम क्या बनेगा, क्योंकि ये दो ल्यूकोसाइट्स के बीच वाला सिग्नल है इसलिए इसका नाम होगा इंटरल्यूकन। कौन से वाला, इंटरल्यूकन। दो ल्यूकोसाइट्स के बीच में तबादला हो रहा है, ये इंटरल्यूकन क्लास 1 एक साइटोकाइन है जिसको मैक्रोफेज रिलीज करेगा, जिसको मैक्रोफेज क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इसके रिलीज करने के बाद जब ये रिसेप्टर उसको रिसीव कर देगा, इसको बोलेंगे इंटरल्यूकन 1 रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, इंटरल्यूकन 1 रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर ने इसको रिलीज कर एक्सेप्ट कर दिया, इसकी वजह से भी एक सिग्नल मिलेगा टी सेल के न्यूक्लियस को, एक सिग्नल मिलेगा टी सेल के न्यूक्लियस को। इसी तरीके से एक और होता है, वो आप लोगों के लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन B7 वाला क्या हमारे पास है, B7 वाला एक सिग्नल जो है वो भी हमारे न्यूक्लियस, टी सेल के न्यूक्लियस को मिल जाएगा। जब ये सारे सिग्नल हमारे टी सेल के न्यूक्लियस को मिलेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं, जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और उनकी एक्टिवेशन की वजह से, मतलब एक ये वाला सिग्नल, एक हमारे पास इंटरल्यूकन 1 वाला सिग्नल और एक B7 वाला सिग्नल, इन तीनों के सिग्नल के बाद हमारे पास जो टी सेल है उसके जीन्स एक्टिवेट हो गए। और उनकी एक्टिवेशन की वजह से एक किस्म के जीन जो है वो एक प्रोडक्ट सेल के बाहर रिलीज कर देंगे, ऐसे एक प्रोडक्ट सेल के बाहर रिलीज कर देंगे। और कुछ जीन्स जो है वो एक प्रोडक्ट को अपने यहां पे अपने सरफेस के ऊपर एज अ रिसेप्टर बना देंगे। ठीक है, कुछ जीन्स ने एक प्रोडक्ट बाहर रिलीज किया और कुछ जीन्स जो है उन्होंने यहां पे एक रिसेप्टर जो है वो अपने सरफेस के ऊपर रिलीज करना शुरू कर दिया, सरफेस के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। फिर ये जो प्रोडक्ट है ये उठ के इसी रिसेप्टर के पास आएगा, ये प्रोडक्ट इसी रिसेप्टर के पास आके दोबारा जुड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। जब ये प्रोडक्ट दोबारा इसी रिसेप्टर के पास जुड़ जाता है तो इसकी वजह से एक सिग्नल जो है, बड़ा तेजी वाला सिग्नल हमारे टी सेल के न्यूक्लियस को मिल जाता है। टी सेल के न्यूक्लियस को क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो बाहर आया था, इस प्रोडक्ट का नाम होता है, इसका नाम मैं बता दूं, इसका नाम होता है इंटरल्यूकन 2।
क्या है? इंटरल्यूकन 2। और ये जो रिसेप्टर है इसका नाम है इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर। इसका नाम क्या होगा? इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर। तो जब ये तीनों हमारे पास सिग्नल आए इसके पास, उसके बाद इसने इंटरल्यूकन 2 रिलीज किया। अब इंटरल्यूकन 2 को कौन रिलीज कर रहा है ये जहन में रखो, उसको रिलीज कर रहा है टी लिम्फोसाइट, वो भी कौन सा? टी सेल उसको रिलीज कर रहा है। और उस इंटरल्यूकन 2 को दोबारा से वही टी सेल रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और इसकी वजह से एक सिग्नल दोबारा से इस न्यूक्लियस को मिलता है। और वो कौन सा न्यूक्लियस सिग्नल होता है? वो माइटोटिक सिग्नल होता है। क्या होता है? माइटोटिक सिग्नल। माइटोटिक सिग्नल का मतलब क्या है कि अब इस सिग्नल से हमारे न्यूक्लियस को पता चल जाएगा कि अब मैंने डिवाइड करना है। मैंने क्या करना है? मैंने खुद को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। और किसके अकॉर्डिंग? इस एंटीजन के अकॉर्डिंग, इस वाले एंटीजन के अकॉर्डिंग। मतलब वो जो बहुत सारे क्लस्टर्स थे उनमें से ये एक हमारे पास टी सेल सिलेक्ट हुआ था। सिलेक्ट होने के बाद उसको डिफरेंट सिग्नल्स मिले, उसने प्रॉपर कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन के बाद अब हमारा ये जो टी सेल है ये खुद को डिवाइड करना शुरू कर देगा। मतलब ये बहुत सारे अपने जैसे क्लोन्स बना देगा, इस एंटीजन इस रिसेप्टर वाले क्लोन्स बना देगा। ठीक है, तो ये अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देगा ऐसे। ठीक हो गया? और ये जितने भी हमारे पास क्लोन्स होते हैं इसके ऊपर एंटीजन जो है वो ये वाला ही लगा होगा। एंटीजन क्या होगा? ये वाला ही लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने वो जो सिलेक्टेड हमारे पास टी सेल था अब उसकी एक्सपेंशन हो गई है। उसकी क्या हो गई है? एक्सपेंशन हो गई है। और हर जो टी सेल है वो स्पेसिफिक टू दिस एंटीजन हो जाएगा। हर टी सेल इस एंटीजन के क्या है? स्पेसिफिक है। पहले जो टी सेल्स है उसमें डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट हमारे पास टी सेल्स है, लेकिन अब ये वाले जो टी सेल्स हैं, ये जो डिफरेंशिएशन के बाद टी सेल्स बने हैं, ये सारे के सारे इस एंटीजन के स्पेसिफिक हैं। सारे इस एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। बॉडी में इन सेल्स को जहां भी ये एंटीजन मिलेगा या उनके साथ बाइंड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस जिसमें ये सिलेक्टेड टी सेल हमारे पास तादाद में बहुत ज्यादा हो गया, इसने एक्सपोनेंशियली खुद को ग्रो किया, इसको बोलते हैं क्लोनल, क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोलिफरेशन या फिर क्लोनल एक्सपेंशन, दोनों नाम इसके लिख सकते हो। जिसमें मतलब हमारा जो सिलेक्टेड टी सेल है वो तादाद में बहुत ज्यादा शुरू हो जाए, वो माइटोटिक डिवीजन उसमें बहुत ज्यादा शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्लोनल प्रोलिफरेशन या फिर क्लोनल एक्सपेंशन बोलते हैं। और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टी सेल्स मिल जाते हैं स्पेसिफिक टू दैट एंटीजन। और इस तरीके से ये जो इम्यूनिटी है ये हमारे पास स्पेसिफिक हो जाती है एक खास किस्म के एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, इसी तरह अगर ये एंटीजन रिकॉग्नाइज हो जाए तो इसके खिलाफ डिफरेंट टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, इस एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो ये जो टी सेल्स हैं, ये हमारे पास जो टी सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स बिलफर्ज ये जो कुछ सेल्स हैं ये हमारे पास रह जाएंगे बॉडी में एज अ मेमोरी सेल्स, एज अ मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का मतलब क्या है? मेमोरी टी सेल्स का मतलब यह है कि अगर इस वक्त जो इंफेक्शन हो रहा है उसके लिए बाकी सेल्स एज ए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम करेंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम करेंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम होता ही इस तरह के बैक्टीरिया, मतलब जहां जहां भी बैक्टीरिया के ऊपर उसको इस तरह का एंटीजन मिलेगा वो उसको मारना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ हमारे पास मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं कि अगर इन फ्यूचर कहीं पर ये एंटीजन हमारे बॉडी में आ जाए तो उसके खिलाफ ये सारा लंबा काम करने से बेहतर है कि डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर नेचर किलर सेल्स या जो जिस तरीके से उसने मारना होता है, कोई कंप्लीमेंट सिस्टम से, साइटोटॉक्सिक टी सेल से, जिस तरीके से भी, लेकिन उसको मार दिया जाए तो फ्यूचर इम्यूनिटी के लिए मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं, जबकि बाकी एज अ साइटोटॉक्सिक टी सेल काम करते हैं और इस तरीके से बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। चाहे फिर उसकी जितनी भी हमारे पास बैक्टीरिया की कॉपीज हों, लेकिन उनको जहां जहां पर भी इस तरीके का एंटीजन मिलेगा उनको वो मारना शुरू कर देंगे। तो इस लिहाज से ये जो इम्यूनिटी है ये बड़ी स्पेसिफिक टुवर्ड्स दिस एंटीजन हो जाती है। अब अगर किसी के ऊपर ये एंटीजन नहीं हो तो ये टी सेल उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ये टी सेल उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। खास एंटीजन के खिलाफ खास किस्म के जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहां पे अगर हम गौर से देखते हैं, यहां पे क्या है, अगर हम गौर से देखते हैं तो यहां पे इस मैक्रोफेज के साथ
पूरे का पूरा सेल अटैच हुआ है किसके थ्रू, सेल सरफेस प्रोटीन्स के थ्रू। इसके दो नाम थे, एक हमारे पास टीसीआर था, टी सेल रिसेप्टर, और दूसरा क्या था, सरफेस प्रोटीन्स। क्या थे, सरफेस प्रोटीन्स। तो वो इन सरफेस प्रोटीन्स या टीसीआर की मदद से पूरे का पूरा टी लिम्फोसाइट इस एंटीजन के साथ जुड़ गया है। इसकी वजह से इसकी इस तरह की जो इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्योंकि पूरे का पूरा सेल इन्वॉल्व हो गया तो ये हमारे पास हो गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो सेल है इस सेल को बोलते हैं, ये जो पहले सिलेक्ट होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल या सुप्रेसर टी सेल या मेमोरी टी सेल, वो तो बाद में बनते हैं। ये वाला सेल है जो कि इम्यूनिटी में हेल्प आउट करवा रहा है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहा है, इसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल। कौन सा, हेल्पर टी सेल या CD4 सेल। क्यों, कि उसके ऊपर जो रिसेप्टर जो MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज कर रहा था वो CD4 है, तो इसको CD4 सेल भी बोलते हैं। समझ आ गई, हेल्पर टी सेल। और ये हेल्पर टी सेल क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनहांस कर रहा है, हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इनहांस कर रहा है, तो ये जो प्रॉपर क्लास है, याद रखो या ना रखो लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये TH1 क्लास है। क्या है, TH1 क्लास जो हेल्पर टी सेल 1 है वो एक्चुअली में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनहांस करता है, जबकि TH2 जो है, जो इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनहांस करेगा, तो उसको फिर उस वक्त देखेंगे। लेकिन यहां पे पता होना चाहिए कि ये टी हेल्पर सेल है। इसके बाद इसकी मेमोरी सेल्स भी बनेंगे, इसमें हमारे पास सुप्रेसर सेल भी बनेंगे। सुप्रेसर सेल्स का काम क्या होता है कि जब ये इंफेक्शन खत्म हो जाए तो ये सारा जो सीन है इसको सप्रेस करना होता है, इसको रेगुलेट करना होता है, इसको ऑफ करना होता है या ऑन करना होता है, उसके लिए सप्रेसर टी सेल्स यूज होते हैं। जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स वो हमारे पास किसी भी सेल को या किसी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प आउट करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यह है कि हमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या मैक्रोफेज के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, कौन सी चीजें रिलीज होती हैं, वो कहां पे जाता है, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों बोलते हैं, MHC क्लास 2 क्या है, CD4 रिसेप्टर क्या है, टी सेल रिसेप्टर क्या है, टी सेल्स बजाते खुद क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, और इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। अब जहन में यही आ रहा होगा कि हमने न्यूट्रोफिल्स को क्यों डिस्कस किया, तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी से। तो इंशाल्लाह जब हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देखेंगे तो उससे पहले न्यूट्रोफिल्स वाला जो चक्कर है उसको लाजमी समझना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को लाजमी जो है ना वो समझना, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो होप्स हो कि आज के लेक्चर में आपको काफी सारी बातों का पता चल गया है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स तुम लोगों का अपना है, कमेंट कर दिया करो। अगर कुछ समझ आ रहा है और मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। एक सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट रखता है कि मैं फिर इस तरह के लेक्चर जो हैं वो मजीद रिकॉर्ड करूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।